नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इकोनॉमी की कुछ बेसिक चीज़ों पर बात की थी, है ना। कुछ प्रकार्स वगैरह पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, बहुत सारे सेक्टर्स को मैंने आपको समझाया था। तो वो सारी चीज़ें आई होप लगभग आपको पूरी समझ में आ गई होंगी। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, है ना, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से आमतौर पर सीधा जुड़ा हुआ है ना, जिससे व्यक्ति बहुत सारे दैनिक जीवन में डेली रूबरू होता है और निश्चित तौर पर उसको इनके बारे में जानना जरूरी है। तो जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम, बैंक के बारे में कि भारत में कितने बैंक हैं, कैसे बने, किस तरीके से बने और ये क्यों बने और कैसे ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, संचालित करते हैं, कैसे आपको पैसा देते हैं, क्यों देते हैं। ये भी तो है कि ये हमको पैसा क्यों देते हैं, हमें ब्याज क्यों मिलता है, इन्हें ब्याज कौन देता है ना। तो तमाम तरीके की जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आज आपके इस लेक्चर में बड़े ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, प्रारंभ से, स्टार्टिंग से, है ना। तो बहुत सारे बुकों में मैंने देखा कि अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा रहता है। किसी में लिखा रहता है भारत का प्रथम बैंक हिंदुस्तान बैंक था, कहीं कहीं लिखा रहता है भारत का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, कहीं पर लिखा रहता है भारत का प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक था, है ना। तो इसके संबंध में बहुत सारे कन्फ्यूजन है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन चार जो बैंक हैं इनके नाम प्रथम क्यों आते हैं, है ना, इनका कारण क्या है ना। तो थोड़ा सा अंतर है, बहुत बारीकी से आपको समझना होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बैंक की स्थापना सबसे पहले कैसे, कब और कहाँ और किसने की, है ना। तो आपको पता है कि भारत एक गुलाम देश था, और एक किसका गुलाम देश था, इंग्लैंड का गुलाम देश था या ब्रिटेन का गुलाम देश था, जिसको हम ब्रिटिशर्स कहते थे। तो ब्रिटिशर्स के अधीन हमारा जो देश है ये लगभग लगभग 1773 से हो चुका था, है ना। इसके पहले भी अंग्रेज लोग 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना, और कैप्टन हॉकिंस वो पहला व्यक्ति था जो अंग्रेज के तौर पर जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहला अंग्रेज आया था, है ना। वैसे इसके साथ में दो तीन व्यक्ति और आए थे, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, है ना, ऐसे इसके कुछ साथी भी थे, है ना, हेक्टर। तो लेकिन उस समय तक ये सारा कुछ नॉर्मल था, लेकिन 1773 तक रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, है ना, और अंग्रेज कानून बनाना शुरू कर दिया। और कानून जब बनाना शुरू कर दिया तभी अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिशर्सों द्वारा भारत में सबसे पहला बैंक खोला गया 1770 में, 1770 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जिसका क्या नाम था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का तो पहला बैंक था, लेकिन ये भारत के लोगों ने नहीं लगाया था, भारत के पैसे से नहीं बना था, भारत की इसके में कोई मुद्रा नहीं थी। ये पूर्ण रूप से विदेशियों द्वारा बनवाया गया था, है ना। इंग्लैंड के जो, ब्रिटेन के जो व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने पैसे से इस बैंक को संचालित किया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसके बाद हुआ क्या कि जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन चला वैसे भारतीय भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, इनकी दी हुई शिक्षा को अपनाने लगे और इनकी दी हुई सर्विस को लेने लगे, इनकी दी हुई नौकरियां करने लगे, इनके दिए हुए जितने भी काम थे वो करने लगे। जब काम करने लगे तो धीरे धीरे भारतीय लोग भी ऊंचे स्थान पर पहुंचने लगे। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग क्षेत्र में भी भारतीय लोगों की पहुंच हो गई, और बैंकिंग क्षेत्र में जब भारतीय लोगों की पहुंच हो गई तब भारतीय लोगों ने कहा कि अब हम भी एक बैंक खोलना चाहते हैं। किसने कहा, भारतीय लोगों ने। भारतीय लोगों ने कहा कि हम भी एक बैंक खोलना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, खोल लो, आप लोग भी एक बैंक खोल लो, लेकिन जो बैंक आप खोलोगे उसमें कुछ हिस्सा हमारा भी रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग तो उसमें उसे रेगुलेट करोगे ही, लेकिन अगर हम भी उसमें कुछ करना चाहें तो हमें भी कोई रोक छेड़ नहीं होना चाहिए। तो भारतीय लोगों ने कहा ठीक है, आप भी कर लेना, है ना। तो कुछ पैसा भारतीयों ने लगा दिया, कुछ पैसा ब्रिटिशर्स ने लगा दिया, कुछ सेवाएं भारतीय ने लगा दी, कुछ सेवाएं अंग्रेजों ने लगा दी, है ना। तो अंग्रेज प्लस भारतीय दोनों के संयुक्त रूप से जो भारत का पहला बैंक बना उसका नाम था इलाहाबाद बैंक। उसका नाम क्या था, इलाहाबाद बैंक। तो भारत का
संयुक्त रूप से, है ना, संयुक्त रूप से याद रखना, यहाँ पर भारत के लोग भी शामिल हैं, अंग्रेज भी शामिल हैं। तो भारत का संयुक्त रूप से जो बैंक बना उसका नाम क्या था? इलाहाबाद बैंक था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा संचालित बैंक कौन सा था, है ना, भारतीयों द्वारा, यहाँ पर तो दोनों सम्मिलित थे, अब केवल भारतीयों द्वारा संचालित कौन सा था? भारतीयों द्वारा संचालित था अवध कॉमर्शियल बैंक। याद रखना, यहाँ पर भारत के लोगों ने तो संचालित किया, लेकिन यहाँ पर मुद्रा किसकी थी, करेंसी किसकी थी? यूरोपियों की थी। तो यूरोपियों की करेंसी थी, लेकिन भारत के लोगों ने संचालित किया था। तो भारतीयों लोगों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। क्या था? अवध कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत का पूर्ण रूप से संचालित भारतीय बैंक, भारत का पूर्ण रूप से संचालित भारतीय बैंक को, इसका मतलब ये है कि ये वह बैंक होगा जो भारत के लोगों ने तो चलाया, लेकिन ये पूर्ण रूप से भारत का था। इसमें विदेशी हस्तक्षेप या अंग्रेजों का हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से नहीं था, दूर दूर तक अंग्रेजों का या किसी भी विदेशी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं था। तो पूर्ण रूप से जो प्रथम भारतीय बैंक था उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक या PNB। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक बने, बहुत सारे बैंक भारत में क्रम से बनते गए। इसके बाद बहुत सारे एक्ट पारित किए, बैंकिंग एक्ट पारित किए, और बैंकिंग एक्ट पारित करते करते भारत में 1921 में, भारत में 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। भारत में क्या हुई? 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक अगर देखा जाए तो ये मर्जर था, मर्जर था। मर्जर किसका था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। इन तीनों बैंकों की जो जमा पूंजियां थी वो 5 लाख रुपए थी। 5 लाख से बैंक ऑफ बंगाल बना, 5 लाख से बैंक ऑफ मद्रास बना, 5 लाख से बैंक ऑफ बॉम्बे बना, है ना। ये तीनों जब बैंक बने तो ये तीनों बैंक बनाने का उद्देश्य ये था कि भारत में जब अंग्रेज थे तो भारत में उस समय राज्य सिस्टम नहीं था, भारत में राज्य नहीं थे, भारत में प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग व्यक्तियों ने यहाँ के 3 बैंक बना लिए। लेकिन कुछ समय पश्चात भारत का एक ही गवर्नर जनरल हो गया, पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल हो गया। पहले अलग अलग व्यक्ति हुआ करते थे, अलग अलग प्रेसिडेंटी के मुखिया, फिर पूरे भारत का एक ही हो गया। जब पूरे भारत का एक ही मुखिया हो गया तो एक ही व्यक्ति इन तीनों बैंकों को क्या करने लगा? कंट्रोल करने लगा। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम इन सभी बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना देते हैं। तो तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन कर दिया। इसकी जमा पूंजी 15 लाख रुपए थी। 15 लाख रुपए से इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक नाम रखा गया 1921 में। और यही इंपीरियल बैंक 1955 में जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। यही बैंक 1955 में जाके स्वतंत्र भारत, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम करके क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया या SBI कर दिया। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि SBI का पुराना नाम क्या है। निश्चित तौर पर आप लोगों के अकाउंट SBI में होंगे। कभी आप किसी से पूछ लेना कि SBI का पुराना नाम क्या था, तो वो असमंजस में पड़ जाएगा। तो आपको SBI का पुराना नाम याद होना जरूरी है। कब बनी थी? 1921 में। SBI कब नाम पड़ा? 1955 में। SBI नाम किस समिति के आधार पर दिया गया? ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एक मेरे बहुत ही अच्छे जो स्टूडेंट हैं उनने मुझे ये सलाह दी थी कि सर, जो आपकी फैक्ट बताने की क्यूरियोसिटी है उसको आप बरकरार रखना, है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ कि जो बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ उनमें जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, जैसे ये ऑप्शन में नहीं है तो ये रहेगा, ये नहीं आया तो ये रहेगा, तो उस सारे स्टैंडर्ड्स को मैं छूने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को सारा डाटा क्लियर हो। तो 1 जुलाई 1955 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और ये राष्ट्रीयकरण गोरेवाला समिति द्वारा किया गया, और इंपीरियल बैंक का नाम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया या एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बीच में एक बहुत बड़े बैंक की स्थापना होती है। इसी के बीच में एक बहुत बड़े बैंक की क्या होती है? स्थापना होती है। अब वो बहुत बड़ा बैंक क्या था? उसका नाम था आरबीआई। उसका नाम क्या था? आरबीआई। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आरबीआई सभी बैंकों का क्या है? प्रमुख है। सभी बैंकों का क्या है? प्रमुख है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को हम किस नाम से जानते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह सभी बैंकों का क्या है? यह सभी बैंकों का प्रमुख बैंक है ना। इसलिए इसे बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का पिता, अंतिम घड़ी का बैंक, अंतिम घड़ी का बैंक, सरकार का बैंक, सरकार का बैंक, बैंकों का बाप, है ना। बैंकों का बाप या बैंकों का पिता के नाम से इसको जाना जाता है ना। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सभी बैंक को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई भी सामान्य नागरिक किस बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता? सभी नागरिकों के द्वारा किस बैंक में अपना खाता नहीं खुलवाया जा सकता? तो आप याद रखें, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो किसी भी बैंक में जाके आप खाता खुलवा सकते हैं। केवल आरबीआई वो बैंक है जिसमें खाता नहीं खुलवाया जा सकता, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की थी। लेकिन 2 साल बाद 1937 में इस आरबीआई को कलकत्ता से स्थानांतरित मुंबई में कर दिया था, और तब से लेकर आज तक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित था? तो कलकत्ता में। कब बना? 1 अप्रैल 1935। किस कमीशन के आधार पर बना? किस कमीशन के आधार पर बना? ये है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस कमीशन के आधार पर बना? तो जो आपका आरबीआई है, ये बना था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन या हिल्टन यंग आयोग, एक आयोग बना था। उस आयोग में बहुत सारे बैंकर्स बैठे और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम एक बैंक बनाएंगे जिसको हम आरबीआई का नाम देंगे। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिल्टन यंग कमीशन का पुराना नाम क्या था? हिल्टन यंग कमीशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पहले रॉयल कमीशन ऑफ द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। तो रॉयल कमीशन को कन्वर्ट किया गया था हिल्टन यंग कमीशन में, और हिल्टन यंग कमीशन ने इसको जांचा और कहा कि हमें केंद्रीय बैंक बनाना चाहिए, और आरबीआई का नाम बताया। और आरबीआई का नाम बताने के बाद केंद्रीय जांच समिति बनी। केंद्रीय जांच समिति बनी 1931 में, 1931 में केंद्रीय जांच समिति बनी, और 1934 आरबीआई एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। आपसे पूछा जाए कि स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुई। और किस एक्ट के तहत हुई? तो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जब आरबीआई बन गया तो आरबीआई में एक मुख्य गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक मुख्य गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और केवल आपको आरबीआई के प्रमुख गवर्नर का नाम याद रखना है। नाम याद इसलिए रखना है क्योंकि भारत के सभी नोटों पर केवल 1 रुपये को नोट को छोड़कर सभी नोटों पर भारत के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं, और इससे निरंतर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो भारत के वर्तमान में जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ। ठीक है, तो ओसबर्न स्मिथ उसके पहले गवर्नर थे, और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आरबीआई के काम क्या है? आरबीआई का काम क्या है? तो आरबीआई मुख्य तौर पर नोट
छापता है, नोट छापता है, बैंकों को कंट्रोल करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना, बैंकों को ब्याज देता है ना, बैंकों पर नियंत्रण करता है, बैंकों का विलय करता है, दिवालिया बैंक को दिवालिया घोषित करता है, नोटों को छापता है, मुद्रा संचालन करता है, साख का नियंत्रण करता है ना। ऐसे तमाम तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। SLR CRR को मैनेज करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंकों द्वारा की जाती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आज आपको पता चलेगी कि भारत में नोट बनते कहाँ हैं, भारत में नोट कहाँ बनते हैं और भारत में सिक्के कहाँ बनते हैं, भारत में नोट कौन बनाता है, भारत में सिक्के कौन बनाता है। भारत में नोट और सिक्के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इनसे सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में इन सभी चीज़ों का निर्माण कहाँ होता है, क्योंकि इससे अनेक बार क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में नोटों का निर्माण प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा किया जाता है। भारत में केवल 2 जगह ही प्रिंटिंग प्रेस थे, लेकिन 2 और हाल फिलहाल में बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर 4 जगह भारत में नोटों का निर्माण होता है। सबसे पहले नासिक, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ बैंक नोट प्रेस है। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश का देवास, है ना, देवास में करेंसी प्रिंटिंग है, देवास में नोटों का निर्माण होता है। तीसरा है सालबोनी, सालबोनी पड़ता है कलकत्ता में, यहाँ भी नोटों का निर्माण होता है। और चौथा है आपका मैसूर, मैसूर पड़ना था कर्नाटक में, जहाँ भी नोटों का निर्माण होता है ना। अब अगर अब आपसे पूछा जाऊँ कि यहाँ पर क्या है, नोटों की छपाई होती है, नोट बनते हैं, लेकिन नोट का कागज कहाँ बनता है, नोट का कागज, नोट का कागज कहाँ बनता है, तो वो बनता है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में क्या है, करेंसी पेपर मिल है, करेंसी पेपर मिल है, करेंसी का कागज बनता है और वो कागज फिर आपका देवास आता है और देवास में अगर उसको छाप दिया जाता है तो वो नोट बन के तैयार हो जाता है और उस नोट को फिर RBI के द्वारा RBI को दे दिया जाता है। फिर RBI उसको अपने हिसाब से संचालित करता है कि किस तरीके से इसको संचालित करना है और बैंकों को पहुंचाना है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई। केवल 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, बाकी सारे नोटों पर गवर्नर, RBI गवर्नर के साइन होते हैं, है ना। अभी RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। इसके पहले रघुराम राजन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि किस भारतीय गवर्नर ने, RBI गवर्नर ने इस्तीफा दिया, तो रघुराम राजन। इसके पहले उर्जित आर पटेल थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। सॉरी, इसके पहले उर्जित आर पटेल थे, उसके पहले रघुराम राजन थे। तो नोटों की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सिक्के, सिक्कों की। सिक्कों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। सिक्कों के बारे में आपको ऐसी जानकारी आज प्राप्त होगी कि आपको सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। सबसे पहले चीज कि सिक्कों के बनने के स्थान को क्या कहते हैं। सिक्कों के बनने के स्थान को कहा जाता है टकसाल या मिंट, इंग्लिश में मिंट कहते हैं, है ना। जहाँ पर सिक्कों को ढाला जाता है, उस ढालने वाले स्थान को टकसाल कहा जाता है। भारत में केवल और केवल 4 जगह ही सिक्कों को तैयार किया जाता है। 4 जगह हाल फिलहाल में सिक्कों को तैयार किया जाने लगा है। अगर मैं बात करूं तो पहले भारत में केवल एक ही जगह सिक्कों का निर्माण होता था। भारत में केवल और केवल मुंबई में टकसाल थी, है ना, और मुंबई में सिक्कों को ढाला जाता था। लेकिन हाल फिलहाल में हमने एक टकसाल हैदराबाद में, एक टकसाल ग्रेटर नोएडा में और एक टकसाल कलकत्ता में भी स्थापित कर दी है। तो कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का वास्तविक नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर, है ना। तो ये 4 जगह क्या है, टकसाल बनती है। अब इनमें बहुत सारे सिक्कों का निर्माण होता है। जितने भी सिक्के हैं उन सभी सिक्कों का निर्माण क्या है, इन जगह होता है। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि ये सिक्का मुंबई से बन के आया है, कि कलकत्ता से बन के आया है, कि हैदराबाद से बन के आया है, कि नोएडा से बन के आया है, ये आप कैसे पहचानेंगे। नोएडा यूपी में आता है, एक बात याद रखना। नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन दिल्ली NCR में है, एक बात याद रखना। NCR क्या है, ये मैं आपको नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में जब जो चैप्टर आएगा तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो हाँ, क्या बता रहा था मैं कि सिक्का कहाँ से बन के आया है ये आप कैसे पता चलेगा, ठीक है।
आपने ध्यान से देखा होगा कि सिक्के के पीछे या आगे ईयर लिखा रहता है, सन, कि वो किस सन में बना, 2008, 2012, 2014, जो भी लिखा हो। तो उस सन के नीचे आपको एक साइन दिखाई देगा, एक आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा। उस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि सिक्का कहाँ से बन के आया हुआ है। सिक्के को आप देखिए, सिक्के में आप ईयर ढूंढिए, उस ईयर के नीचे अगर डायमंड बना हुआ है, उस ईयर के नीचे अगर हीरा बना हुआ है, तो सिक्का मुंबई से बन के आया है। तो सिक्का कहाँ से बन के आया है? मुंबई से बन के आया है। अगर उस ईयर के नीचे कुछ भी नहीं बना, उस ईयर के नीचे कुछ भी नहीं बना, तो समझो वो सिक्का कलकत्ता से बन के आया है। वो सिक्का कलकत्ता से बन के आया है। और उस ईयर के नीचे अगर तारा बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, तो वो सिक्का हैदराबाद से बन के आया है। वो सिक्का हैदराबाद से बन के आया हुआ है। और उस ईयर के नीचे अगर एक गोल फुल स्टॉप बना हुआ है, गोल एक फुल स्टॉप काला गोल धब्बा बना हुआ है, गोल गोल सर्किल बना हुआ है, तो वो सिक्का कहाँ से बन के आया है? वो नोएडा से बन के आया है। वो ग्रेटर नोएडा से बन के आया हुआ है ना। तो भारत में इस तरीके से बहुत सारे सिक्कों को क्या है, निर्माण किया जाता है। तो बैंक का हमने बहुत सारा कार्य देख लिया। अब हम बैंक की कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ पॉलिसीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आखिर बैंक किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बैंक जो है, आरबीआई और जो बैंक, ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करते हैं, ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा, है ना। तो ये देखो, आरबीआई और बैंक, बस इन्हीं के बीच का आपको रिलेशन समझना है। इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन आपने समझ लिया, तो बैंक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं जाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के रिलेशन से संपूर्ण बैंक की नीतियों का निर्माण होता है ना। और इन्हीं नीतियों को कहा जाता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। मौद्रिक मतलब मुद्रा की नीति, मुद्रा मतलब पैसा। बैंक में केवल क्या होता है? पैसा। तो उस पैसे का संचालन किस नीति से होगा, उस मुद्रा का संचालन किस नीति से होगा, उसको कहते हैं मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत प्रकार की होती है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मुद्रा का जो प्रवाह है वो कौन नियंत्रण करता है? तो आरबीआई नियंत्रण करता है। मुद्रा बाजार में ज़्यादा रहे या कम रहे, है ना। आरबीआई ने अगर पैसा उठा के दे दिया मार्केट को, मतलब बैंकों को, तो बाजार में पैसा फैल जाएगा। अगर आरबीआई को लगने लगा कि बाजार में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई बैंकों से पैसा खींच लेगा। तो सारा कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। सारा पैसा आरबीआई कंट्रोल करती है। अब कैसे करती है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ टर्म हैं, कुछ क्या है, टर्म हैं। वो टर्म मैं आपको समझाता हूँ, है ना। कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझना है। उन टर्म्स को अगर आपने समझ लिया, तो आपको बैंकिंग सिस्टम में कभी भी कोई भी नहीं फंसा पाएगा। अगर आप मैनेजर के पास जाके भी बात करेंगे, तो आप मैनेजर को बहुत सारी चीज़ें समझा देंगे कि मैनेजर साहब आप ऐसा करिए और इसके करने से ऐसा होगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे पहला होता है CRR। क्या होता है? CRR, कैश। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात। CRR का उल्लेख आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के सब सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत आता है। और उसमें उन्होंने बताया है कि प्रत्येक बैंक को कुछ राशि आरबीआई के पास नकद के रूप में रखनी पड़ेगी। नकद के रूप में रखनी पड़ेगी। समझ में आया बात? भारत में जितने भी बैंक हैं, आसान भाषा में समझिए, भारत में जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों में जो भी पैसा है, उस पैसे का कुछ भाग नकद के रूप में आप आरबीआई के पास रखेंगे।
सीधा सा मतलब ये है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार बैंक तो इलाहाबाद है, बैंक तो यूनियन है, तो ये आरबीआई को पैसा क्यों रखेगा? आरबीआई को पैसा इसलिए रखेगा क्योंकि आरबीआई इनका कंट्रोलर है। गवर्नमेंट और आरबीआई इनका क्या है? कंट्रोलर है। अगर मान लो कोई बैंक दिवालिया हो गया, कोई बैंक खत्म हो गया, किसी बैंक को बहुत सारे, जैसे विजय माल्या का नाम सुना होगा, है ना, नीरव मोदी का नाम सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक का क्या हाल कर दिया उसने। तो जब नीरव मोदी इतने पैसे खा के चला गया, बैंक पूरा बर्बाद हो गया, तो क्या बैंक टूट जाएगा? पैसों पे जो पैसे व्यक्ति ने जमा किए हैं, क्या वो उसको नहीं मिलेंगे? तो उनकी जो भरपाई है वो कहाँ से की जाती है? इसी सीआरआर से की जाती है ना। तो सीआरआर से ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर ली जाती हैं। इसलिए बैंक कहता, आरबीआई कहता है कि आप अपना कुछ पैसा क्या करो, रखो। तो सीआरआर कैसे रखा जाता है? ये रोज रखा जाता है। रोज कैसे रखेंगे? देखो, रोज रखने के लिए सीआरआर रोज दिया जाता है। सीआरआर रोज दिया जाता है। सीआरआर की जो रेट है ना, वो कम ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा होती है ना। 4% या 5% के लगभग आसपास रहती है। ये आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ये रेगुलर फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है। ये रेट फिक्स कभी नहीं पूछी जाती कि कितनी है ना। प्रोसेस को बस आपको याद रखना है। सीआरआर क्या है? नकद आरक्षित अनुपात। बैंक नकद के रूप में अपना पैसा कहाँ रखेगा? आरबीआई के पास। कैसे रखेगा वो समझिए। बैंक सुबह खुला, 50 आदमी आए पैसा निकालने, 50 आदमी आए पैसा जमा करने, है ना। ज्यादा कम भी हो सकते हैं, लगभग लगभग मान ले इतने व्यक्ति पैसा जमा करने आए, कुछ व्यक्ति निकालने आए। निकालने जमा करने के बाद जो पैसा बचा, निकालने और जमा करने के बाद जो पैसा बचा वो कहलाता है एनडीटीएल। क्या कहलाता है? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। आपने पैसा दे भी दिया, आपने पैसा जमा भी कर लिया, लेन देन के बाद जो पैसा आपका बचा, लेन देन के बाद जो पैसा बचा वो क्या कहलाता है? टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, या एनडीटीएल। इस एनडीटीएल का जितना परसेंट आरबीआई चाहेगी, उस परसेंट को वो सीआरआर के रूप में क्या कर लेगी? नकद के रूप में रख लेगी। ये क्या है? सीआरआर है। सीआरआर पर आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती, है ना। इस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता। इसको नोट करके नीचे अच्छे से लिख लेना कि सीआरआर पर आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती, क्योंकि ये एक सुरक्षित राशि होती है, जिससे भविष्य में अगर कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट जाए जिससे आरबीआई को क्या किया जा सके, आरबीआई द्वारा बैंकों को सुरक्षा दी जा सके। ठीक है। अब जैसे आरबीआई सीआरआर है, सीआरआर अगर देखो, सीआरआर जो है ये घटता बढ़ता इसलिए है, जैसे आरबीआई को लगता है कि बैंक का जो पैसा है, बैंक का जो पैसा है वो मार्केट में कम रहे या मार्केट में ज़्यादा रहे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर सीआरआर की रेट बढ़ा देगा तो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, बैंक के पास कम पैसा रहेगा। बैंक के पास कम पैसा रहेगा, बैंक लोगों को, किसानों को, मजदूरों को कम पैसा दे पाएगा। जब कम पैसा देगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। मार्केट में जब पैसा कम होगा तो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह स्लो हो जाएगा। बढ़ा देगा तो बढ़ जाएगा। इस तरीके से काम करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एसएलआर की। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर वह धनराशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को स्वयं रखनी होती है, जिसे आप खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। आरबीआई ने एक नियम बना दिया कि भाई सीआरआर तो तुम हमें दे दोगे, ठीक है, लेकिन कुछ राशि तुम खुद भी रखोगे, अपने पास भी रखोगे, उसको नाम दे दिया एसएलआर। समझ में आ रहा है? सीआरआर आरबीआई रखेगा, आर आ रहा है ना, सीआरआर, जहाँ आर आ रहा है मतलब आरबीआई को रखेगा। एसएलआर वह धनराशि है जो बैंकों को स्वयं रखनी होती है, लेकिन इसे आप खर्च नहीं कर सकते। आरबीआई ने क्लियर डेडलाइन दी है कि आप इसे खर्च नहीं कर सकते, है ना। एसएलआर भी कब रखा जाएगा? एनडीटीएल के आधार पर।
आपने पैसा दे भी दिया, ले भी लिया, लेन देन के बाद जो शाम को पैसा बचा उस पैसे का आप कैलकुलेशन कीजिए, CRR जमा करिए और SLR जमा करिए। CRR RBI को पहुंचा दीजिए, SLR आप खुद रख लीजिए। ठीक है, SLR आपको जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं, नकद रख लो, गोल्ड में रख लो, कैश रख लो, है ना, प्रतिभूतियाँ रख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख लो, चांदी रख लो, प्लेटिनम रख लो, कुछ भी रख लो, इस पर आपने छूट दी है ना। लेकिन CRR नगद के रूप में रखना होता है। SLR की मैक्सिमम लिमिट 40% हो सकती है। 40% तक SLR बढ़ाया जा सकता है ना, और 0% तक इसे कमाया जा सकता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है रेपो रेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, दोनों आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी से। बस आपको केवल एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये सब हम जो पढ़ रहे हैं वो किस किस के बीच पढ़ रहे हैं, RBI के बीच और बैंकों के बीच। एक तरफ सारे बैंक, एक तरफ RBI, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। और वही लड़ाई जितने पैसों पर चलती है, जितने पैसों की नीतियां बनती हैं, वो मौद्रिक नीतियां कहलाती हैं। आप मुझे एक बात बता दो कि जब RBI पैसा देगा या बैंक RBI से पैसा लेगा तो उसके बीच में कुछ रेट नहीं होगा क्या? ठीक है, SLR और CRR तो फिक्स हो चुका है, ये फिक्स चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ पैसे लेन देन की रेटें हैं, पैसा लेना देना नहीं पड़ेगा क्या? जरूरत, जैसे मान लो आप कभी बीमार हो जाओ, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप किसी से पैसा लेंगे, जरूर लेंगे। और जीवन में कभी ना कभी पैसा आपने लिया होगा, निश्चित तौर पर ऐसे बहुत कम ही व्यक्ति होते हैं जिनको कभी पैसा ना लेना पड़े। निश्चित तौर पर हमें ज़रूरत पड़ती है और हम किसी से उधार मांग लेते हैं। फिर उस उधार से वो हमें उधार देता है और कहता है कि भाई मैं 5% का ब्याज दूंगा, 10% का ब्याज दूंगा, 2% का ब्याज दूंगा। तो 2% क्या है? वो दर है, इसी को इंग्लिश में हम रेट कहते हैं। तो सामान्य जीवन में व्यक्ति के बीच जो रेट होता है वो सामान्य रेट है, ब्याज दर है। और जब बैंक और RBI के बीच में जो दरों का सिस्टम है, उन दरों का सिस्टम कहलाता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? और बारीकी से समझिए, जब बैंक द्वारा RBI से पैसा लिया जाता है, बैंक ने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, RBI ने कहा मुझसे ले लो, RBI ने उठा के पैसा दे दिया। RBI ने किसे पैसा दे दिया? बैंक को पैसा दे दिया। अब बैंक को जब पैसा दे दिया तो बैंक का क्या दायित्व बनता है कि भाई तुम हमें क्या दोगे? ब्याज दोगे। तो हमें क्या दोगे? ब्याज दोगे। अब ब्याज कितना दोगे? जिस रेट पर ब्याज दोगे वही रेट कहलाएगा रेपो रेट। वही रेट क्या कहलाएगा? रेपो रेट। क्लियर है? बैंक ने पैसा लिया, RBI से लिया, जब RBI से लिया तो RBI को ब्याज देगा, और जिस दर पर ब्याज देगा वही कहलाएगा रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है, नोट करके लिखना ब्लैक पेन से, रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट। ठीक है, तो ये रेपो रेट कहलाती है ना। रेपो रेट अपने बहुत सारे बैंक उपयोग करता है इसका, है ना, सीधी सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा था रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि बैंकों के पास दिन भर के बाद जो NDTL है, NDTL जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे लेन देन हुआ, लेन देन के बाद NDTL बहुत सारा इकट्ठा हो गया, है ना, NDTL समझ में आ गया ना आपको, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जब बहुत सारा NDTL हो गया तो बैंक ने कहा इतना पैसा का हम क्या करेंगे, इस पैसे को हम RBI को दे देते हैं। समझ में आ रहा है बात? अभी RBI ने बैंक को दिया था, बैंक के पास बहुत पैसा हो गया तो बैंक RBI को खरीदने चला है, तो बैंक ने कहा कि हम RBI को देते हैं और RBI से ब्याज लेंगे। तो बैंक का बहुत सारा पैसा बैंक ने RBI को दे दिया और RBI उस पर ब्याज देगा बैंक को। RBI उस पर ब्याज देगा बैंक को। जब बैंक को ब्याज देगा तो जिस दर पर देगा, जिस रेट पर देगा, वो कहलाएगी रिवर्स रेपो रेट।
यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। रिवर्स इसलिए होगा कि जो बाप था उस बाप से ही ब्याज ले लिया, जबकि ब्याज बेटे को लेना था बाप से। समझ में आ रहा है? क्योंकि बैंकों का पिता कौन है, आरबीआई है। ठीक है, हमेशा बच्चा बाप से पैसा लेता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि बाप बच्चे से पैसा लेने लगे तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर हुई बात? तो बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट जब घटती है बढ़ती है ना, तो पैसे का कंट्रोल भी घटता है और बढ़ता है। ठीक, इसके अलावा एक और रेट होती है बैंक रेट। बैंक रेट ये सामान्य रेट होती है। सामान्य रेट जब आरबीआई बैंकों को 90 दिन से अधिक समय के लिए ऋण जिस दर पर देता है वह बैंक रेट है। ठीक है, सीधा सा है कि 90 दिन से अधिक के लिए आप कोई ऋण ले लो। जैसे मान लो जरूरत पड़ गई, कभी बहुत सारा पैसा कम हो गया, तो आरबीआई से सामान्य बैंक रेट पर पैसा ले लिया, तो सामान्य बैंक रेट पर जो 90 दिन से अधिक के लिए पैसा लेता है वो बैंक रेट कहलाती है। इसमें ज़्यादा कोई समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है एमएसएफ। एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है, जब बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए पैसा जिस रेट पर लेता है, एक दिन के लिए जब पैसा लेता है ना, 90 दिन के लिए लेगा, 90 दिन से अधिक के लिए लेगा तो क्या होगा, वो बैंक रेट होगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए कि यार बस एक दिन के लिए चाहिए, एक दिन में तो हमारा काम निकल जाएगा, तो एक दिन में जब काम निकल जाएगा तब वो क्या लेगा, एमएसएफ रेट पर एक दिन के लिए, या 24 घंटा भी लिखा रहता है कहीं कहीं ऑप्शन में, तो 24 घंटे के लिए जो पैसा जिस रेट पर लेगा वह एमएसएफ कहलाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना। इसमें एसएलआर का यूज़ हो सकता है। एसएलआर जो बैंक खुद रखता है उसका उपयोग कर लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन बाद तो ये पैसा वापस आ जाएगा, तो एक दिन के लिए है, तो इसमें बढ़िया तरीके से एक दिन में बैंक अपने द्वारा पैसा ले लेता है। ठीक है, एक होता है ओएमओ अभी चर्चा में था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन वो है जब आरबीआई को ऐसा लगने लगे कि बाजार में कुछ गड़बड़ी है, बाजार में पैसा कम है, और बाजार में पैसा हमें जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। तो जल्दी से जल्दी पहुंचाना है तो वो अपनी जो प्रतिभूतियां हैं, जो अपने लिखित दस्तावेज हैं, वो मार्केट में बेचना शुरू करता है सस्ती दरों पर। जब सस्ती दरों पर वो बेचता है ना, तो लोग जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं, है ना, जल्दी खरीद लेते हैं, और जब जल्दी खरीदते हैं तो वो सारा पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाता है ना। तो तब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रतिभूतियां जारी करता है सस्ते दाम पर। सीधा सा परिभाषा लिखें, जब आरबीआई अपनी सिक्योरिटी सस्ते दाम पर, जैसे 1000 की है 700 में दे दी, है ना, 1000 की है, जब 700 में देगा तो कोई भी ले लेगा, तो 700 में जैसे ही लिया और पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया, तो आरबीआई के पैसा आ गया, तो मार्केट में पैसा कैसा हो गया, कम हो गया, है ना। एक्चुअली कम पैसा करने के लिए, मार्केट में अधिक पैसा है, मार्केट में पैसा अधिक है तो महंगाई ज़्यादा है, और जब महंगाई ज़्यादा है तो दिक्कतें हैं, तो उसको कम करना है तो सस्ते में अपनी सिक्योरिटी जारी करता है और पूरा पैसा खींच लेता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट को ओपन कर दिया, पूरे मार्केट को ओपन कर दिया, और सारे मार्केट को ओपन करके पूरा पैसा खींच लिया अपनी सिक्योरिटी को सस्ते दाम पर जारी करके, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इन्हीं में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, है ना, जो इन चीज़ों के द्वारा होती हैं, है ना। बैंक रेट, रिवर्स रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ओएमओ, एमएसएफ, ये दर जब कम होती हैं और जब बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है और कमती है, सस्ती बढ़ती है और कमती है, मार्केट में पैसा जाता है और कमता है, चीज़ें महंगी होती हैं और सस्ती होती हैं, है ना। तो चीज़ें महंगी और सस्ती होने का सीधा सा कारण क्या है, इन दरों की वृद्धि होना और इन दरों की कमी होना, है ना। तो महंगाई कैसे बढ़ती है और कैसे सस्ती होती है, उसको हम अब इकोनॉमी की भाषा में समझते हैं, क्योंकि सीधा सा वही आपसे पूछा जाता है।
है ना। तो महंगाई ज़्यादा होना कहलाता है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। महंगाई ज़्यादा होना मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ना। वस्तु का मूल्य बढ़ना, एक वस्तु 10 रुपए की थी, वही 50 रुपए में मिलने लगी, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, इकोनॉमी हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। क्लियर है यहाँ तक बात? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डिफ्लेशन। दूसरा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रा अविस्फीति। मुद्रा अविस्फीति। मुद्रा अविस्फीति का मतलब होता है जब वस्तुओं की जो मूल्य है उस मूल्य में जब कमी आती है, मूल्य में जब कमी आती है ना, जब महंगाई कम होती है, जब सस्ती का दौर आता है, महंगाई कम होती है मतलब सस्ती का दौर होता है, उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। जब सस्ती हो जाए, है ना, जब महंगाई कम हो जाए तो उसको डिफ्लेशन कहा जाता है, उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है ना। मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोकने के लिए दो मेथड का उपयोग किया जाता है। एक का नाम है डिसइन्फ्लेशन और एक का नाम है रिफ्लेशन, है ना। तो इन्फ्लेशन को रोकने की प्रोसेस या इन्फ्लेशन को कम करने की प्रोसेस कहलाता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब महंगाई को हमने कम कर दिया। हमने ऐसी नीति बनाई, बहुत सारे रेटों को बढ़ाया, कमाया, उसको हमने डिसइन्फ्लेशन कहा, और इन्फ्लेशन क्या हो गया? कम हो गया। महंगाई क्या हो गई? कम हो गई। 50 की वस्तु कितने की हो गई? 10 की हो गई। समझ में आई? आरबीआई को लगने लगा कि बहुत सारा मार्केट सस्ता है, बहुत सारा मार्केट मंद है, महंगाई बहुत कम हो चुकी है। महंगाई बहुत कम हो चुकी है मतलब डिफ्लेशन आ चुका है, मार्केट में डिफ्लेशन आ चुका है, मार्केट को हमें बहुत बढ़ाना है। तो डिफ्लेशन मतलब सस्ती को रोकना है। सस्ती को रोकना है तो वो क्या लाता है? रिफ्लेशन लाता है। क्या लाता है? रिफ्लेशन नीति लाता है। रिफ्लेशन नीति लाता है। डिफ्लेशन को रोकने के लिए रिफ्लेशन नीति लाता है। रिफ्लेशन नीति लाता है, बहुत सारे रेट कम ज़्यादा करता है, और कम ज़्यादा करने के बाद रिफ्लेशन द्वारा डिफ्लेशन खत्म हो जाता है और वस्तु फिर से महंगी हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? तो इस तरीके से वस्तुओं की मुद्रा बढ़ जाती है, कम जाती है, चीज़ें महंगी होती हैं, कम होती है ना। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुद्रास्फीति, है ना, मुद्रा जब बढ़ती है, मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ती है, तो हम इसको कैसे मापें? हम इसको कैसे माप सकते हैं? तो दो प्रकार से हम इसको माप सकते हैं। या तो थोक मूल्य सूचकांक से या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, है ना। थोक मूल्य सूचकांक मतलब होल प्राइस इंडेक्स, जो पूरा थोक सामान रखा हुआ है उसके प्राइस पता करिए और उसका इंडेक्स बनाइए और उससे कैलकुलेट कर लीजिए। या फिर आप उसके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब जो कंज्यूमर है, मतलब जो वस्तु रखी हुई है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति उसे खरीदेगा, तो जो उपभोक्ता है जब उसको कंज्यूम करेगा तो जिस रुपए पर, जिस प्राइस पर उसको कंज्यूम करे उसका आप इंडेक्स बनाइए और उस इंडेक्स से आप मुद्रास्फीति को माप लीजिए, है ना। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो वस्तुओं का जो थोक मूल्य है, थोक मूल्य में कुल 676 वस्तुओं को शामिल किया गया है ना। थोक वस्तुओं की हम बात करें तो थोक वस्तुओं में वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय जारी करता है थोक मूल्य सूचकांक, वाणिज्यिक मंत्रालय जारी करता है, जिसमें कुल 676 वस्तुएं हैं। 676 वस्तुएं हैं, ठीक है। अगर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जारी करता है, सीएसओ जारी करता है ना। और इसमें 250 वस्तुओं को 250 वस्तुओं को रखा गया है। 250 वस्तुओं को रखा गया है और ये 3 स्तर पर काम करता है, औद्योगिक, शहरी और किसानी। तो इस तरीके से बहुत सारी मुद्रा को हम माप सकते हैं, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बैंक किस तरीके से भारत में बना, इतिहास क्या था बैंक का, पहला बैंक हिंदुस्तान कैसे बना, फिर धीरे धीरे क्रम से बहुत सारे बैंक कैसे बने, बैंक क्या क्या करता है, बैंक नोट कैसे बनाता है, बैंक सिक्के कैसे बनाता है, सिक्कों में क्या क्या अंकित होता है, किसके साइन होते हैं, किसके साइन नहीं होते, 1 रुपये पर किसके साइन होते हैं, बैंकों की नीतियाँ क्या हैं, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है ना, इनको कम करने की नीतियाँ क्या हैं, एमएसएफ क्या है, ओएमओ क्या है। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें बैंक से संबंधित जरूरी थी वो मैंने 1 बाय 1 करके आपको पूरी क्रम से समझा दी हैं। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो मैसेज करके या
कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने इतना सिंपल और आसान भाषा में समझाया है कि यहाँ तक कोई भी डाउट आने की गुंजाइश नहीं है। अगर फिर भी है तो आप पूछिए, मेरा धर्म है कि मैं आपको उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।